अगर आप किसी भी म्यूचुअल फंड की फैक्ट शीट या उनकी डिटेल्स को पढ़ोगे तो आपको 2 अलग-अलग एनएवी नेट एसेट वैल्यू नज़र आएँगी। एक रेगुलर प्लान की होगी और एक डायरेक्ट प्लान की होगी। अगर आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करनी है, तो आप या तो किसी डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू जा सकते हो या डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो डिफरेंस क्या है डायरेक्ट प्लान पे और रेगुलर प्लान पे? और दोनों में से कौन-सा बेटर है आपके लिए? अगर आपको इन सब सवालों के जवाब चाहिए, आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, जिसमें हम एनालिसिस के साथ इस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। पहले आते हैं डायरेक्ट प्लान और रेगुलर प्लान में डिफरेंस क्या है? मुझे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करनी है तो मेरे पास 2 तरीके हैं। एक तरीका ये है कि मैं एक पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड कंपनी, एसेट मैनेजमेंट कंपनी की वेबसाइट पर जाऊँ, वहाँ पर लॉगिन करूँ आईडी पासवर्ड क्रिएट करने के बाद, अपनी पसंद का म्यूचुअल फंड स्कीम जिसमें मैं इन्वेस्टमेंट करना चाहती हूँ, उसको सेलेक्ट करूँ, डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट कर लूँ। इस प्रोसेस में कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर या कोई भी कमीशन एजेंट या ब्रोकर इनमें से कोई भी इन्वॉल्व नहीं है। इसको कहा जाता है डायरेक्ट प्लान या डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। सेकेंड ऑप्शन है मेरे पास, वो ये है कि मैं इन्वेस्टमेंट कर रही हूँ थ्रू माय डीमैट अकाउंट या फिर अपने बैंक में जो म्यूचुअल फंड अकाउंट खुलता है उससे, या फिर मेरे पास कोई एजेंट आता है उसके थ्रू करती हूँ, या कोई भी फाइनेंस मैनेजमेंट या एडवाइजरी फर्म के थ्रू मैं इन्वेस्टमेंट करती हूँ। इसके केस में क्योंकि एक डिस्ट्रीब्यूटर इन्वॉल्व है, इसको रेगुलर प्लान कहा जाता है। दोनों में फ़र्क क्या है? दोनों में फ़र्क आता है आपके एक्सपेंस रेशियो का। म्यूचुअल फंड एक व्हीकल है जो मोबिलाइज़ करता है, इकट्ठा करता है लोगों के पैसे को और फिर स्कीम के ऑब्जेक्टिव के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करता है शेयर्स में, डिबेंचर्स में, गवर्नमेंट बॉन्ड्स में या किसी भी कमोडिटी वगैरह में। अब जब ये पैसा इकट्ठा होता है, उसमें एक फंड मैनेजर होता है जो इस पैसे को डिप्लॉय करता है, इन्वेस्टमेंट करता है। इसके अलावा भी एक म्यूचुअल फंड कंपनी के बाकी एक्सपेंसेस भी होते हैं। वो जो एक्सपेंसेस हैं, वो उस जो पैसा इकट्ठा हुआ है, उसका एक सर्टेन परसेंटेज वो लोग निकालते हैं। उस एक्सपेंस के अंदर एक एक्सपेंस होता है जो कमीशन होता है, जो डिस्ट्रीब्यूटर का हिस्सा होता है। अगर आप डायरेक्टली ही किसी म्यूचुअल फंड कंपनी से मतलब यूनिट्स ले रहे हो, उनके थ्रू इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो म्यूचुअल फंड कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटर को देने वाला जो ब्रोकरेज है, जो कमीशन का हिस्सा है, वो बच जाता है और उसका बेनिफिट वो आपको देते हैं क्योंकि आपने डायरेक्टली म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्टमेंट की है। तो ये एक्सपेंस रेशियो कितना होता है, आप अगर डायरेक्ट जाते हो वर्सेस आप किसी ब्रोकर के थ्रू रेगुलर प्लान से जाते हो, कितना आपका पैसा सेव होगा, इसको करने के लिए मैंने एक एनालिसिस किया है, जो मैं अभी आपके साथ एक्सेल में शेयर करूँ। ये देखिए मैंने एक एनालिसिस किया है, जिसमें मैंने डेटा उठाया है, वैल्यू रिसर्च एक वेबसाइट है, वहाँ से, जहाँ पर अलग-अलग तरह के इक्विटी फंड्स और डेट फंड्स का एक्सपेंस रेशियो दिया गया था। और फिर उसका कंपैरिजन क्या है रेगुलर वर्सेस डायरेक्ट प्लान का। अगर आप जनरली एवरेज निकालेंगे तो एवरेज के तौर पर इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में एक रेगुलर प्लान में आपका एक्सपेंस रेशियो होगा 1.614। मतलब अगर आप मान लीजिए 100 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इसमें से 1.614 उस एएमसी का एक्सपेंस रहेगा और आपका जो पैसा इन्वेस्ट होगा वो आपका 98.4 रुपीज अप्रोक्सीमेटली उतना ही पैसा आपका इन्वेस्ट होगा एक्सपेंस को माइनस करके। अगर आप डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ऑन एन एवरेज जो आपका एक्सपेंस है, अगर आप इस रो में देख सकते हैं, तो दैट इज 0.76%। मतलब कि आपका जो डिफरेंस आ रहा है, जो आपकी बचत हो रही है क्योंकि आप डायरेक्टली इन्वेस्ट कर रहे हो, वो 0.85% ऑन एन एवरेज है। ये काफी स्कीम्स में हर किसी में अलग अलग दिखेगा आपको, डिपेंडिंग ऑन द कैटेगरी ऑफ फंड ऑल्सो। अगर मैं इक्विटी थीमेटिक फंड में जाऊं, एनर्जी फंड फॉर एग्जाम्पल, तो उसके अंदर जो रेगुलर प्लान में आपका एक्सपेंस रेशियो बहुत हाई है, दैट इज 2.46%, और डायरेक्ट प्लान में आपका 1.04 है, मतलब 1.42% का डिफरेंस है, जो काफी ज्यादा डिफरेंस है। और अगर आप लार्ज कैप फंड में जाओगे तो उसमें रेगुलर प्लान में 0.935 है और डायरेक्ट प्लान पे 0.45% है, मतलब आपका 0.5% का डिफरेंस हो गया इन द केस ऑफ इक्विटी म्यूचुअल फंड, जो रेगुलर वर्सेस डायरेक्ट में एक्सपेंस का डिफरेंस आएगा। अगर मैं डेट फंड्स में जाऊंगी
तो उसमें ऑन एन एवरेज आपका जो एक्सपेंस रेशियो है दैट इज 0.76%, और जो आपका डायरेक्ट प्लान के थ्रू जाएगा दैट इज 0.34%। डिफरेंस है 0.42% का डिफरेंस है। इक्विटी म्यूचुअल फंड से आप कह लो हाफ। डेट में जनरली जो भी आपका कमीशन रहता है, जो ब्रोकरेज रहता है, वो डेट में कम होता है एज अगेंस्ट इक्विटी। उसके अंदर क्रेडिट रिस्क फंड अगर आप देखोगे उसमें हाईएस्ट एक्सपेंस रेशियो होता है किसी भी एएमसी के लिए, विच इज 1.54%, और उसके अंदर एवरेज जो एक्सपेंस आपका इसमें डायरेक्ट प्लान में आएगा दैट इज 0.82%। मतलब जो डिफरेंस है वो 0.72% का डिफरेंस हो गया। ओवरनाइट फंड्स में वैसे एक्सपेंस रेशियो ओवरऑल भी कम होता है और उसमें डिफरेंस इज वेरी माइन्यूट, इट इज 0.08%। मतलब आप डायरेक्ट इन्वेस्ट कर रहे हो या आप किसी डिस्ट्रीब्यूटर के साथ इन्वेस्ट कर रहे हो, डिफरेंस सिर्फ 0.08% का पड़ेगा। आप देखते हैं ये एट अ इंडिविजुअल लेवल आपके लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स को किस तरह से इफेक्ट करता है। इसको अगर हम इंडिविजुअल इन्वेस्टर लेवल पे देखें तो मान लीजिए किसी इन्वेस्टर ने 10 लाख रुपीस इन्वेस्ट करने हैं, उसका टेन्योर जो है वो 20 इयर्स तक का है, मतलब इन्वेस्ट करते हैं लेट्स से 12% एक्सपेक्टेड है, और जो रिटर्न रेगुलर प्लान पे एक्सपेक्टेड है वो 11.15% हो गया, क्योंकि बिकॉज ऑफ द रीजन दैट आपका एक्सपेंस रेशियो का डिफरेंस आ जाता है। तो डायरेक्ट प्लान में उसका कितना बनेगा, अगेन फ्यूचर वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं डायरेक्ट प्लान का रेट 12% के हिसाब से ले रही हूँ। पीरियड एनपीआर आता है विच इज 20 इन दिस केस। पीएमटी नेल है, हम वन टाइम इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, तो मैंने इसमें प्रेजेंट वैल्यू सिलेक्ट किया और उसके आगे मैंने माइनस लगाऊंगी, और फिर उसके बाद हमने टाइप लिया, उसका एंड ऑफ द पीरियड लिया, तो अगर मैं देखती हूँ तो दैट इज 96 लाख रुपीस बनेगा। और यही अगर मैं रेगुलर प्लान में लगाती हूँ जिसमें हमारा डिस्ट्रीब्यूटर का पार्ट है, तो उसमें फ्यूचर वैल्यू अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो इट इज 82 लाख रुपीस। दैट मीन्स दोनों में जो डिफरेंस है वो आ गया हमारा 13 लाख रुपीस का। अगर 13 लाख रुपीस हम 20 इयर्स बाद की बात करें, तो अगर मैं इसको इन्फ्लेशन के हिसाब से देखूं समझने के लिए अपने लिए कि ये कितना डिफरेंस हुआ, अगर मैं 5% इन्फ्लेशन लेती हूँ और इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालूं, मतलब एडजस्ट करती हूँ इसको इन्फ्लेशन के लिए, और टेन्योर हमारा पीरियड 20 इयर्स है इस केस में, पीएमटी इंस्टॉलमेंट कुछ नहीं है, फ्यूचर वैल्यू मेरा 13 लाख आया, उसके आगे मैं अगेन माइनस लगा रही हूँ, और टाइप अगर हमने 0 डाला तो ये मेरा 5 लाख का डिफरेंस है। मतलब जो सामान आप आज 5 लाख में खरीद सकते हो, वो उतना पैसा आपका बचेगा अगर आप डायरेक्ट प्लान में जाते हो वर्सेस द रेगुलर प्लान। देखिए, जो मैंने आपको पहले दिखाया था कि रेगुलर प्लान और डायरेक्ट प्लान में द डिफरेंस इज 0.85%। तो लेमैन टर्म्स में ऐसा लग सकता है कि 0.85% का मतलब है कि अगर 10 लाख इन्वेस्टमेंट की तो सिर्फ 8500 का डिफरेंस है। नहीं, ये 0.85 मैं अज्यूम करी हूँ कि हर साल आप पीछे चलते जाओगे। तो ऐसा भी नहीं है कि आप 0.85 20 इयर्स के लिए आप मतलब 8500 मल्टीप्लाइड बाय 20 इयर्स करो तो आपका सिर्फ 1,70,000 के आसपास बनता है कि सिर्फ इतना ही फर्क पड़ेगा। नहीं, याद रखिए ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग है। 0.85% आपको हर साल आपके प्रिंसिपल में ऐड हो रहा है और अगले साल आपको इस 0.85 पे भी आगे 0.85 रिटर्न मिल रहा है। दैट इज कॉल्ड एज पावर ऑफ कंपाउंडिंग। उसकी वजह से एट द एंड ऑफ 20 इयर्स जो 10 लाख पर आपको रिटर्न का डिफरेंस आ रहा है, दैट इज वर्किंग आउट टू बी क्लोज टू अराउंड 13 लाख रुपीज, विच इज इन माय व्यू प्रीटी सब्सटैंशियल अमाउंट, राइट? इन्फ्लेशन भी एडजस्ट कर लिया, फिर भी 5 लाख का डिफरेंस तो है। तो अब सवाल ये आता है कि क्या डायरेक्ट प्लान बेटर है रेगुलर प्लान से? रेगुलर प्लान जाना ही नहीं चाहिए? So, to be fair, I have worked in a bank and I can tell you from my personal experience कि जो रेगुलर प्लान में डिस्ट्रीब्यूटर है वो आपको कैसे फायदा कराता है। पहला फायदा है कि जो डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं वो लोग प्रोफेशनल लोग होते हैं, उनको एक सर्टिफिकेट करना जरूरी होता है जिसका NISM 5A सर्टिफिकेशन कहते हैं। मतलब उन्होंने पढ़ाई की है, उस सर्टिफिकेट को पास किया है, तो दे अंडरस्टैंड रेगुलेशन, दे आर have read the code of ethics, all those things. Second part, वो उसी प्रोफेशन में है,
तो कोई म्यूचुअल फंड बिल्कुल बैठने वाला है, बैठ गया, फंड हाउस में कोई इश्यू आ रहा है, फंड हाउस किसी के साथ मर्ज कर गया, फंड मैनेजर चेंज हो गया, ये सब खबरें शायद आपके लिए अपडेट रखना आसान नहीं होगा, लेकिन अगर कोई इंसान, कोई प्रोफेशन इसी प्रोफेशन में है कि वो म्यूचुअल फंड लोगों को एडवाइस करता है, तो ऑब्वियसली वो ज़्यादा अपडेटेड रहेगा, लॉन्ग टर्म में वो आपको रिटर्न ज़्यादा देगा। सेकंड बेनिफिट इज़ नजिंग। नजिंग मतलब दे कीप पुशिंग। मैं जब आरएम थी, ट्रस्ट मी इट हैज़ हैपेंड, देयर आर पीपल जिनके सेविंग्स अकाउंट में पैसा पड़ा रहता था, हम एज़ एन आरएम, बैंक आरएम उनको कॉल करके बोलते थे, "सर, आपको सेविंग्स में सिर्फ 3% इंटरेस्ट मिल रहा है, आप इन्वेस्ट करिए म्यूचुअल फंड में, एफडी में ही कर लो और कहीं नहीं जाना तो, आप इन्वेस्ट तो करो।" और हम काफ़ी बार हमारे पुश करने से, नड्ज करने से कस्टमर इन्वेस्टमेंट करता था। तो देखिए, आपको 3% सेविंग्स में मिल रहा था, 2 बार, 3 बार भी आपको नड्ज करके, पुश करके आपको सेविंग्स करवा दी ताकि आपका फाइनेंशियल गोल मीट हो, तो आपको 7% तक का तो फ़र्क वहाँ पे बेनिफिट मिल जाएगा। तो जो नड्ज करते हैं डिस्ट्रीब्यूटर्स, वो एक और फ़ायदा है। थर्ड इज़ द ईज़ ऑफ एग्ज़ीक्यूशन। कहना बहुत आसान है कि आप एएमसी की वेबसाइट पे चले जाओ, वहाँ से आप डायरेक्टली म्यूचुअल फंड स्कीम खरीद लो। लेकिन अगर आपको एड्रेस अपडेशन कराना है, अगर आपको नॉमिनेशन अपडेट करना है, अगर आपको बैंक डिटेल्स चेंज करनी है, ये सब चीज़ें अगर आपका कोई डिस्ट्रीब्यूटर है, वो आपको ज़्यादा आसानी से करवा देगा। And another benefit is in terms of इमोशनल एंकर की तरह भी आपको डिस्ट्रीब्यूटर काम करेगा। देखिए, 20 साल के लिए 10 लाख रुपए किसी एक स्कीम में इन्वेस्ट किए रखना थियोरेटिकली बड़ा अच्छा लगता है। बट यकीन मानिए, मैं अगेन अपने एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, जब आप वो 10 लाख रुपए जब मार्केट फॉल होती है और आप उसको नीचे गिरते हुए देखते हो, तो उस समय पैनिक अटैक, सारा एंग्जायटी आना, स्पेशली अगर आप इस फील्ड से नहीं हो, आप आईटी में हो सकता है बहुत अच्छे हो सकता है बहुत अच्छे डॉक्टर हो, लेकिन फाइनेंशियल फील्ड से नहीं हो, तो हो सकता है आपको बहुत अपसेटिंग लगे और आपका जो आप अगर अपने डिस्ट्रीब्यूटर को कॉल कर रहे हो, चाहे वो रिलेशनशिप मैनेजर, एम्प्लॉयी है किसी बैंक में या किसी डिस्ट्रीब्यूटरी एंटिटी में, या डिस्ट्रीब्यूटर हिमसेल्फ इज देयर, अगर आप उनको कॉल करके पूछते हो, बात करते हो, तो वो हो सकता है आपको काम डाउन करे, हेल्प करे। ये सब गाइडेंस भी डिस्ट्रीब्यूटर्स देता है। जो बैंक्स होते हैं, काफ़ी जो इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी फर्म्स होती हैं, उन सबका एक बहुत रेप्यूटेड, जनरली रेप्यूटेड रिसर्च टीम होती है, जो रिसर्च करती है। तो जो रिसर्च टीम हो गई, उनका आप बेनिफिट, एक्सपर्टीज़ का बेनिफिट आप ले सकते हो। पर्सनल चॉइस है, इन शॉर्ट डिपेंड करता है कि आप एज़ एन इंडिविजुअल है क्या, आपका फाइनेंशियल गोल क्या है। देखिए, अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं या अपना फाइनेंशियल गोल को रीच करना चाहते हैं, दोनों के लिए डिसिप्लिन ज़रूरी होता है। अगर तो आप वो लोगों में से हैं जिनको जो बहुत डिसिप्लिन्ड हो, अगर इतने बजे मुझे जिम में जाना है और इससे ज़्यादा मैं गलत नहीं खाऊँगा बिल्कुल भी, और हमेशा डिसिप्लिन्ड रहते हैं, वही आपका नेचर है, तो आप डायरेक्ट में जा सकते हो। एक एक्सेल मेंटेन करके रखिए, एक समरी स्टेटमेंट, आपको कैश कहते हैं, कॉमन अकाउंट स्टेटमेंट, वो आपको म्यूचुअल फंड की तरफ से ईमेल पर बेस्ड ऑन योर पैन नंबर आपको आएगी। आप उसमें से अपडेट करते रह सकते हो अपने एक्सेल को, जिसमें आपने डिटेल्स डाल के रखी हुई हैं। लेकिन अगर आप ऑर्गेनाइज़्ड नहीं हैं, अगर आपको पुश की ज़रूरत है, वो एक फिज़िकल ट्रेनर की ज़रूरत है वेट लॉस के लिए या फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए, आप बाकी और किसी काम में बहुत एक्सपर्ट हो, आप आईटी प्रोफेशनल हो, अगेन डॉक्टर हो, तो बेटर है कि आप डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू जाओ। सो इट इज़ वेरी मच अ पर्सनैलिटी चॉइस। ये आज मेरा जो वीडियो था, इट वाज़ रिगार्डिंग अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, डायरेक्ट वर्सेस रेगुलर। I hope you like the video. Do leave the comment in the comment section. Do not forget to subscribe and let me know. Thank you so much, friends. Thanks for joining.